हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चैप्टर 1 का लास्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें कंप्लीट चैप्टर 1 का बचा हुआ पार्ट जो हमें रिवाइज करना था, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ और इसके सारी एप्लीकेशंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? सो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, देखो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। देखो सीबीएसई 2018 में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दोनों जगह मतलब सेम होता है। मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एरिया ले लेते हैं। लेट अस टेक एन एरिया। ठीक है, इस एरिया में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ये है हमारा एरिया ए, एरिया। ठीक है, ए ले लो या एस ले लो, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। तो ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इसका फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। नॉर्मली केस में, ये तो मैं वैसे ले रहा हूं, अगर एरिया हमारा सीधे सीधे होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मली होगा, नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन है, या ये एंगल जो होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस केस में परपेंडिकुलर, सॉरी एक चीज कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डेट इज नॉर्मली थ्रू द सरफेस। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो फाई इज इक्वल टू ई एस होता है नॉर्मल। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में हर जगह आपको ये तो मिलेगा नहीं कि ये नॉर्मली हो सकता है कि ये इस तरीके से हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एंगल पे एक्ट हो रही हो। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एंगल पे एक्ट हो रही है रेदर देन स्ट्रेट, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हमें ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होगा? देखो अगर ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। ठीक है, इसका भी एरिया कितना है? ए। तो ऐसे केस में, इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? देखो इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट इनटू सरफेस एरिया। अब नॉर्मल कंपोनेंट हमारा क्या है? ई कॉस थीटा। तो हम यहां पे लेंगे ई कॉस थीटा। यहां पे क्या लेंगे हम? ई कॉस थीटा इंटू एस। तो ये जाएगा ई एस कॉस थीटा, और फाई इज इक्वल टू, अब देखो फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा और फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये दोनों हमारे फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट अगर एक एंगल पे एक्ट होता है तो नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे, वरना नॉर्मली ई एस। आपको ये याद रखना है। अच्छा, चैप्टर नंबर आगे 4-5 में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स
आगे जब मैग्नेट चैप्टर पढ़ लेंगे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वहाँ भी फ्लक्स चेंज का कंसेप्ट आएगा। तो जहाँ पे भी हम फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम फाई इक्वल टू ई एस लेंगे, ठीक है। आगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ई की जगह बी आ जाएगा। तो वहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे फाई बी इज इक्वल्स टू, तो वो हो जाएगा बी ए, और फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कंसेप्ट वही रहेगा, बस ई की जगह बी हो जाएगा और एरिया वही रहेगा सेम। वहाँ भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारा फ्लक्स के बारे में। लेकिन ये तो केस वो है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म रीजन के केस में देखें तो क्या होगा, चलो नॉन यूनिफॉर्म रीजन का भी कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के केस में मान लेते हैं ये एक सरफेस है एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से जो निकल रही हैं, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें छोटे छोटे रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो एक रीजन ये हो गया, 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 एक रीजन ऐसे हो गया, एक रीजन ऐसे हो गया, ठीक है। हमने अलग अलग रीजन सेलेक्ट कर लिए नॉन यूनिफॉर्म के केस में। अब नॉन यूनिफॉर्म के केस में फील्ड लाइंस कैसी होंगी, देखो इस तरीके से होंगी। E1 ये हो जाएंगी, E2 ये हो जाएगी, E3 ये हो जाएगी, E4 ये हो जाएगी, E5 ऐसी ये हो जाएगी En तक। तो हमने फील्ड लाइंस ले ली हैं, जैसे E1 E2 E3 E4 E5 ऐसी कहाँ तक, डॉट 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 एन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही है। हमारे पास जो स्मॉल छोटे छोटे रीजन ले लिए वो एन नंबर तक ले लिए। सरफेस इस सरफेस है एस, सरफेस एरिया हमारे पे यहाँ पे एस है। तो इस केस में हम फील्ड टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो अब ऐसे केस में फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस केस में फ्लक्स निकालने के लिए हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, हम इस सबका सम निकाल लेंगे। टोटल फ्लक्स मतलब फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री करके सबका सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालेंगे, फाइव इज इक्वल टू ई एस होता है तो ये हो जाएगा ई वन डॉट डेल्टा एस वन। देखो डेल्टा एस वन क्यों ले रहा हूँ मैं, हमने छोटे छोटे लिए रीजन लिए डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू एंड सो ऑन। तो ऐसी अगर इसको हम प्लस करते जाएंगे तो ई टू डॉट डेल्टा एस टू प्लस ई डॉट 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 प्लस ई एन डॉट डेल्टा एस एन, टोटल प्लस कर देंगे। अब टोटल प्लस करेंगे तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, सीधे सीधे ई आई डॉट डेल्टा एस आई, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर लगा लो, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। एक्चुअल टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक्चुअल टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे यहाँ पे। अब देखो एक्चुअल टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो सरफेस एरिया तो हमने बहुत ज़्यादा छोटा लिया है, तो यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा एच टेंड्स टू 0, ठीक है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई डॉट डेल्टा एस आई। तो सीधे सीधे हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअल फ्लक्स कितना, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। देखो हमें ही पता था नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमें इंटीग्रेट ही करना होता है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने छोटा सा अमाउंट लिया। ये ऐसा कोई डेरिवेशन वैसे एग्जाम में नहीं आता है, बट ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ मैंने ये बताया है आपको। तो ये छोटा सा हमें पता है, छोटा सा रीजन लेके हमें टोटल इंटीग्रेट ही करना था, तो लास्ट में हमने वही काम करा है, ठीक है। तो आप ये याद रखो, तीन फॉर्मूले आपको मिल गए। पहला फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई एस। दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिला, फाई इज इक्वल टू जब नॉर्मल कॉम्पोनेंट के केस में हो तो ई डी ई एस कॉस थीटा, सॉरी स्मॉल नहीं था, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म के केस में फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये फ्लक्स के हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसके केस में हम आगे सारा काम करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें मेन काम जो है यहाँ पर हमारा है वो है गॉस लॉ निकाल, गॉस लॉ। अब देखो सबसे पहली चीज, ये जो गॉस लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, सेकंड टॉपिक, हमारा जो गॉस लॉ वाला कंसेप्ट है ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। ये मैंने पूरा निकाल के भी रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये 2015, 16, 17, 19, 20 में तो गॉस लॉ सीधे सीधे आया हुआ है, सीधे सीधे।
ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है बेसिकली गॉस लॉ होता क्या है, स्टेटमेंट आपको रटा होना चाहिए। इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface which is equal to 1 by epsilon naught times the charges enclosed by the closed surface। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स हमारा क्या किसके बराबर होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface मतलब q by epsilon naught किसके बराबर होगा, q by epsilon naught। ठीक है, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q by epsilon naught टाइम्स या 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज। देखो चार्ज कितना होता है, q होता है चार्ज, चार्ज इनक्लोज मतलब q, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दिस q, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q हो गया, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही होगी जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ी थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही होगी। और गॉस लॉ हमें याद रखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लोज्ड सरफेस से क्या मतलब है, देखो ये जो क्लोज्ड सरफेस लिखा है ना, इस क्लोज्ड सरफेस से क्या मतलब है ये समझो। क्लोज्ड सरफेस बेसिकली हम जिसके अराउंड हम निकालेंगे फ्लक्स वो गॉसियन सरफेस लेंगे वहां पर। क्लोज यहाँ पे क्लोज सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस है यहाँ पे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस है यहाँ पे गॉसियन सरफेस। लेकिन इसको लेने के लिए भी एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं जो इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब वो समझेंगे कैसे। ये देखो इसको लेने के लिए भी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, पहला क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया देखो क्या है इसमें, गॉसियन सरफेस। आपको ये पता होना चाहिए गॉसियन सरफेस होता क्या है। इट इज बेसिकली एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक क्लोज सरफेस होता है, चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी केस में हो सकता है, चाहे वो लीनियर कंडक्टर केस में हो, चाहे वो शीट्स के केस में हो, चाहे वो स्फेरिकल शेल के केस में हो, किसी भी केस में गॉसियन सरफेस के अराउंड हम एक सरफेस बनाते हैं, क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, उसी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब इसको लेने का जो तरीका होता है, सबसे पहला लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेस, इसको आप नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेस शुड बी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेस शुड बी सेम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होनी चाहिए या परपेंडिकुलर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होनी चाहिए या परपेंडिकुलर। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर। और तीसरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, ध्यान रहे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो गॉसियन सरफेस से पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैं उसका एप्लीकेशन में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट, तो हमारा उस जगह पे, ठीक है, अगर गॉस लॉस के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ के हिसाब हेल्प से, तो ये ध्यान रहे इट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से वो गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। मतलब मान लो अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ये लीनियर कंडक्टर है जिसमें चार्ज पॉजिटिवली चार्ज लीनियर कंडक्टर है, और मैं इसके आगे गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पी से पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड क्राइटेरिया। ठीक है, एट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो हम ई निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। ये हमारा तीसरा क्राइटेरिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब गॉस लॉ का प्रूफ भी आता है। ठीक है, अब गॉस लॉ का प्रूफ आता है तो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। देखो गॉस लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे,
गॉस लॉ का प्रूफ करना बहुत आसान है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल एक चार्ज लेना है। मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज है, आ, ये हमारा एक चार्ज है क्यू। ठीक है, अब इस क्यूब चार्ज के कारण हमें पी पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और गॉस लॉ प्रूफ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये बना लो पहले आप। इसको बना लो। ये पॉइंट पी ले लिया हमने। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे इसके पॉजिटिव, पी पॉइंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ये गॉसियन सरफेस है, ये रेड कलर का डॉट जो बनाया है, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पी पॉइंट की यहाँ से आर है, आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, एरिया, एक स्मॉल एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे क्योंकि स्मॉल एरिया लेके हमें इंटीग्रेट करना होता है। खैर अभी सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, डी एस और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा अगर यहाँ पे जीरो होगा तो कॉस जीरो वन, यानी कि ये आ गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। और डी एस को इंटीग्रेट करोगे, ई बाहर आएगा, डी एस को इंटीग्रेट करोगे तो डी एस स्मॉल एलिमेंट है, पूरा को पूरा स्फेयर आ रहा है। और स्फेयर के केस में हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस का एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, हमारा फ्लक्स निकल गया। सेकेंड इक्वेशन इसको मान लो। अब फर्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दो। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ से हम डाल सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई की जगह, ई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ई की जगह यहाँ पे, ई की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब सबसे पहले ये देखो क्या क्या कट रहा है हमारा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो बचा दैट इज आवर आंसर। क्या बचा देखो बेटा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा बचा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमने गॉस लॉ में अभी पढ़ा था स्टेटमेंट में, दैट द टोटल चार्ज is 1/epsilon, sorry, total flux, net electric flux to surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed in that surface, isn't it? तो यहाँ पे हम प्रूफ भी कर दिया हमने। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, अगर चार्ज बाहर लाई कर रहा है तो वो जीरो होगा। ठीक है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करता है, ओबे करता है। क्लियर? अगर कोई मीडियम आ जाता है तो यहाँ पे मीडियम जुड़ जाएगा, तो इसी को मीडियम के केस में लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ मीडियम। ठीक है, जिसमें के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया? तो ये पार्ट था हमारा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, अब गॉस लॉ का प्रूफ के बाद हम वैसे वैसे हमें तो एप्लीकेशन पढ़ना होता है, लेकिन एप्लीकेशन से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस। रेडी हो? अब यहाँ पे पीवाई क्यू सॉल्व करना है। आर यू रेडी बेटा? पीवाई क्यू सॉल्व करना है, तैयार हो?
क्वेश्चन दूं? एक बार देख लो पूरा, एक बार पूरा देख लो, फिर क्वेश्चन देते हैं आपको। बताइए, अगर आप रेडी हैं तो फिर क्वेश्चन देते हैं आपको। ओके, तो अब खेलेंगे हम कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, अब यहाँ से हम खेलना स्टार्ट करेंगे कौन बनेगा करोड़पति। अब आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले जो आंसर देखेगा वो जीतेगा, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ध्यान रहे, पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। रेडी हो? चलो, यहाँ पे बिना पैसों के हम करोड़पति बनेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको ईयर भी डालूंगा कि कौन से ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये कोरोना ईयर का पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। ये तो the electric flux through the closed Gaussian surface depends upon, पहला नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, दूसरा नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये दोनों सेम क्यों लग रहे हैं मुझे, लेट मी चेक। एक मिनट बेटा, नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दूसरा नेट चार्ज इनक्लोज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। अच्छा, इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दो, एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तीसरा नेट चार्ज इनक्लोज ओनली, एंड चौथा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ओनली। अब गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे ये हमारा क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या होना चाहिए इसमें? किस पे डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज गॉसियन सरफेस? डिपेंड्स अपॉन, इन चारों में से किस पे डिपेंड होगा? कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, ये ध्यान रहे, या तो आंसर सही या गलत। ओ माय गॉड, लूसीफर हैज गिवन द आंसर, शुभम हैज गिवन द आंसर ए, ए रितिन बी। ओके, एनीवन एल्स? चलो, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए। A is the absolutely correct answer. Net charge enclosed and permittivity of medium. देखो, हमने अभी अभी पढ़ा भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, गॉस लॉ के केस में आंसर है ए, नेट चार्ज इनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, नेट चार्ज इनक्लोज ओनली पे भी डिपेंड नहीं करता, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम ओनली पे भी डिपेंड नहीं करता। संजना बी गलत आंसर है, आंसर करेक्ट है ए। ध्यान दो, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। If the net electric flux through a closed surface is zero, then we can infer that no net charge is enclosed by the surface, uniform electric field exists within the surface, electric potential varies from point to point inside the surface, and fourth, the charge is present inside the surface. चलिए, सेकंड का आंसर बताइए। Net electric flux through a closed surface is zero, then we can infer that कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे इस केस में? ये भी कोरोना बैच का, पूरा कोरोना वाले ईयर का क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जितना दिमाग लगाओ, जो बताओ, ट्राई करो।
एक ने आंसर दे दिया है, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। ओके गुड। और क्या हो सकता है? ट्राई करो बेटा, ट्राई करो ट्राई करो। द करेक्ट आंसर इज ए, सबका सही है, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज। द करेक्ट आंसर इज ए, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस जीरो होगा तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तभी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड ही करता है परमिटिविटी और चार्ज पे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अच्छा ऐड आ गया था, कोई बात नहीं बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में फिगर मैं बना रहा हूं और आपको फिगर देख के ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट फिगर, फर्स्ट फिगर, देखो फर्स्ट फिगर है हमारा इस तरीके से। थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा मुझे, एक मिनट। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ठीक है, ये थर्ड फिगर है और ये फोर्थ फिगर है। अब इन चारों फिगर में हमें ये बताना है, चारों फिगर, ये एस है, ये भी एस, एस और एस। अब चारों फिगर में हमें ये बताना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस क्यू, इसमें भी ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। ठीक है, अब चारों फिगर में आपको ये बताना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, किसमें ये चारों ऑप्शन में से क्या चीज सही है। पहला इन फिगर फोर, फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, ए, रीजन के साथ, रीजन के साथ, जो भी आंसर दे रहा है रीजन के साथ देना है। चारों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस है, चारों में से कौन सा? ओके, एक आंसर आया है सेम, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस वजह से हमारा आंसर होगा यहाँ पर इज सेम फॉर ऑल फिगर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों फिगर में सेम होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों फिगर में सेम होगा, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, मैं जरा पेज लगा दूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चलो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ? ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। थर्ड, द गॉस सरफेस Gauss theorem can be applied to non-uniform electric field. And fourth, the electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. अब ये इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गॉस लॉस के लिए वैलिड है? एक बार चारों को सही से पढ़ो और आंसर दो। Which statement is true for the Gauss law? All the charges, whether inside or outside the Gaussian surface, contribute to the electric flux. Second, the electric flux depend upon the geometry of the Gaussian surface. Third, the Gauss theorem can be applied to non-uniform electric field, and the electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Bacha party, come on, come on. ओके, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या बात है, पास हो गए भैया आप लोग, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। The electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. Very good. नहीं, एक आंसर ए दिख रहा है, ये गलत है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। शुभम, सी भी नहीं होगा। बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ना ए होगा ना सी। क्या कर रहे हो हैं? सी कैसे हो सकता है? गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे अप्लाई होगी? और ए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ना, इनसाइड तो चार्ज वैसे जीरो होता है। The correct answer is D. The electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. Got it? Okay. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलो जो भी था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, पहली चीज। और दूसरा, इसके थोड़ा सा कंप्लीट भी नहीं है, मैं कंप्लीट करता हूँ। 5 चार्जेस हैं, Q1 Q2, ठीक है, 5 चार्जेस हैं इसमें, Q1 एंड Q2। अच्छा, इसमें आप मेरी स्क्रीन की वजह से देख नहीं पाओगे, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ इसमें, क्योंकि आप पूरा देख लोगे ताकि। तो ये क्वेश्चन है, आराम से इसे ध्यान से देखो। ठीक है, 5 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज शोन इन द फिगर। बेसिकली द फिगर इज नॉट शोन टू यू, मैं फिगर बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर में हम ये Q1 Q2 Q3, अच्छा Q2 अंदर है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, एंड दिस इज Q5, ये है, एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस।
बेटा आवाज़ आ रही है अब? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा माइक इशू हो गया था। आवाज़ आ रही है क्लास? आवाज़ आ रही है? हेलो 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 क्लास, आवाज़ आ रही है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, आई एम रियली सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा। चलिए चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया बहुत। छोटा छोटा टाइम भी हमारा बहुत कीमती है, ये आपको ही पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 6 महीने, आपके 6 महीने में इतना सारा कोर्स एक साथ प्रिपेयर करना, वो भी बोर्ड्स के लिए, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी हैं। सो मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो। मैं आपको बताऊंगा, पूरा शेड्यूल बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको स्पेशली फिज़िक्स को कैसे तैयार करना है ये आखिरी के टाइम्स में। क्योंकि स्कूल्स में देखो आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स भी होंगे, सॉरी बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स होंगे, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, उससे पहले हाफ ईयरली भी है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपके आधे मतलब 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, इनके गैप में ये सारे पेपर्स होंगे, और हार्डली 1 मंथ, इज़न्ट इट। तो इतना सारा शेड्यूल आपको कैसे मैनेज करना है और इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे एक साथ मैनेज करना है, उसके लिए थोड़ा सा मैंने कुछ सोचा है कि मैं आपको बताऊंगा, और उसको तरीका भी, और साथ में फिज़िक्स को किस तरीके से आपको चैप्टर्स को डिवाइड करके प्रिपेयर करना है ताकि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर पाओ। क्योंकि देखो आप अगर डायरेक्टली पढ़ोगे कि भाई मुझे सिर्फ तैयारी करना है, लेकिन आपको कोई तरीका, एक सिस्टमेटिक वे नहीं होगा ना कि कब इसको तैयार कैसे करना है, कब क्या पढ़ना है, किस फेज़ में पढ़ना है, तो सब कुछ आप पढ़ लोगे लेकिन वो 100% प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। वो आपके अकॉर्डिंग सब पढ़ लोगे, बट तैयारी के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। मेरा जो मानना है, जो मैं अपने बच्चों को अप्लाई करवाता हूँ, बेसिकली वो होता है 5 to 6 लेवल का फेज़, एक प्रिपरेशन का एक फ़ेज़ होता है। पहले लेवल में आप सारी थ्योरीज़ को, कंसेप्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ में करके, हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन को करके, ठीक है। चलो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा, आपको तरीका कैसे पढ़ना है। अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए सारा PYQs और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला रहा हूँ चैप्टर वाइज। आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी करके आज हमें चैप्टर 1 ख़त्म करना है, और फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम कल से, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? आपको बहुत मेहनत करनी है अब ये बचे हुए समय में। मतलब देखो टाइम तो बेसिकली आपके पास नहीं है, मैं आपको रियल ट्रुथ बताऊं, टाइम आपके पास नहीं है। जितना आपके पास इस समय कोर्स है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत मांगेगा आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए, वरना फिर वैसे ही पेपर होंगे सिंपली पास होने वाले। एंड आई डोंट थिंक कि आप इतनी मेहनत सिर्फ पास होने के लिए करोगे, ठीक है। अच्छा, इसका कोई फिफ्थ वाले का आंसर नहीं बताया आपने? फिफ्थ वाले का आंसर, अच्छा बी बताया था, बी। हाँ, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली थोड़ा सा मैं ये एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये LHS और RHS, LHS और RHS बेसिकली बेटा एक, ओके, अब आ गई होगी। थोड़ा सा बेटा इसका इशू हो रहा है माइक का, ठीक है। अगर दोबारा साउंड चली जाए तो मुझे बता देना। तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट था, ई ऑन द LHS ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस व्हाइल द Q ऑन द RHS विल हैव द कंट्रीब्यूशन। क्योंकि देखो राइट साइड में है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो क्लोज सरफेस में है Q2 अपॉन Q2 एंड Q4 क्या,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। A cylindrical Gaussian surface is used to calculate electric field intensity for पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताओ कौन सा होगा। Come on, a cylindrical Gaussian surface is used to calculate the electric field intensity for point charge, hollow sphere, infinitely plane sheet और infinitely long charged wire। किसके लिए होता है cylindrical? The correct option क्या होगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट आंसर। इसमें हमारा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी। गुड, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन 7 a point charge plus q is placed at a distance d from isolated conducting plane. The field at a point P on the other side of the plane is directly perpendicular to the plane and away from the plane, directly perpendicular to the plane but towards the plane, directed radially from the point charge and directed radially towards the point charge। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर। A, directly perpendicular to the plane and away from the plane। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? देखो पहले ये क्वेश्चन समझ लो आप। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये द पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance from an isolated conducting plane। ये एक isolated conducting plane है। ठीक है, देखो होता क्या है। नहीं बेटा, वॉइस आ रही है इसमें, वो मैंने, देखो अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट ए डिस्टेंस D। मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज Q है, ये पॉइंट चार्ज Q, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D। दिस डिस्टेंस इज D from an isolated conducting plane। The field at point P on the other side of the plane। अब इस पॉइंट साइड पे P है, ये कैसा होगा हमें ये बताना है। इस साइड पे P है, ये कैसा होगा। देखो इस चार्ज पे पॉजिटिव Q है तो यहाँ पे इस कंडक्टिंग प्लेट में नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
इस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज लेने का डायरेक्ट हमें पता है स्ट्रेट ऐसे करके फील्ड होती है, डेट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। तो इसी वजह से हमारा ये करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे गॉस लॉ के ऊपर, क्लियर है। अब इसका सेकंड फेज में हमें इसका एप्लीकेशन और उसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सेकंड फेज में हमें एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा सा इशू होने की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से हम इसको दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसको हम अनदर फेज में करेंगे। आज में भी मैं क्लास शेड्यूल करूँगा, या तो आज रात में या कल रात में। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कल रात करेंगे 9 बजे। कल रात 9 बजे इसकी क्लास कंटिन्यू होगी इस फेज़ की सेकंड फेज़ में, जिसमें हम सारा एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ा, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। मैं कोशिश करूँगा कि आज ये सही हो जाए, एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।